राज्य कैबिनेट ने मछुआ और भूगर्भ जल नीति को दी मंजूरी। कर्मचारियों के तबादले से प्रतिबंध हटाने के लिए उपसमिति के गठन पर लगी मोहर। आज से अंबिकापुर और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच पहली एसी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू। सरकारी केंद्रों पर 18 से 58 वर्ष के लोगों को कल से निःशुल्क बूस्टर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान बीजापुर, दंतेवाड़ा सहित अनेक जिलों में अति भारी बारिश होने की चेतावनी। गरियाबंद जिले में महानदी में 7 युवक बहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राज्य कैबिनेट ने राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली नीति पालन लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। साथ ही विधायकों के वेतन भत्ते में वृद्धि से संबंधित प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई। बैठक में कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बाद कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति दूर होगी और सभी सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा। तो एक नई मछली पालन नीति लागू करने के लिए फैसला लिया गया है और बहुत विस्तारित इसलिए नहीं बताया जा सकता कि क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए डिटेल विवरण उसमें दिया जाना संभव नहीं है। लेकिन नई नीति इसमें लागू करने का अनुमोदन कर दिया गया है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है और इसके लिए पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर करने के बारे में भी निर्णय ले लिया गया है। राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद की वार्षिक राशि 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। छत्तीसगढ़ के सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार अग्रवाल मतपेटी, मतपत्र और अन्य सामान लेकर कल देर शाम नियमित विमान से रायपुर पहुंचे। माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पर कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें विमान से उतारकर छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचाया गया। इस सामग्री में वो विशेष स्याही वाला पेन भी है जिससे मतदान होना है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि 18 जुलाई को मतपेटी की सील खोली जाएगी। उस दिन उस मतपेटी को निकालकर और मतदान के लिए उसमें उपयोग में लाया जाएगा और 18 तारीख को ही रात को इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए वापस ले जाया जाएगा और राज्यसभा सचिवालय में इसको जमा किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली में मतदान सामग्री प्राप्त करने से लेकर इसके रायपुर पहुंचने, स्ट्रांग रूम में रखने और उसे सील बंद करने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन परिसर में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, जहां राज्य के 90 विधानसभा सदस्यों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष अनुमोदन से अन्य राज्यों के निर्वाचक भी इस मतदान केंद्र में अपना मत डाल सकते हैं। मतों की गिनती 21 जुलाई को नई दिल्ली में की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली से सरगुजा संभाग को जोड़ने की बहुप्रतीक्षित मांग और जन भावनाओं को देखते हुए आज से अंबिकापुर और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच पहली एसी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर अंबिकापुर में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह और भटगांव के विधायक पारस नाथ रजवाड़े मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि इस ट्रेन के शुरू हो जाने से सरगुजा संभाग के लोगों का बरसों का सपना साकार हो गया है। जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज सावन के प्रथम दिन में
माँ महामाया की कृपा से, माँ कुदरगढ़ी दाई की कृपा से आज वर्षों का सपना साकार हुआ। बहुत संशय था लोगों के मन में, लेकिन आज उस सपने को लोगों ने फलीभूत होते हुए देखा। हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी भी आप सब ने देखा, बहुत प्रसन्न थे इस रेल को हरी झंडी दिखाते हुए, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये साधारण ट्रेन नहीं है, ये जो ट्रेन आज चली है ये राजधानी स्तर की ट्रेन है और कई शहरों से गुजरेगी। रेल अधिकारियों ने बताया इस गाड़ी का नियमित परिचालन 19 जुलाई से किया जाएगा। ये ट्रेन हर गुरुवार को अंबिकापुर से प्रातः 7:15 में रवाना होगी और अगले दिन प्रातः 4:35 पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार प्रत्येक मंगलवार को हजरत निजामुद्दीन से रात्रि 11 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 7:30 पर अंबिकापुर स्टेशन पहुंचेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। सरकारी केंद्रों पर अब 18 से 58 वर्ष के लोगों को कल से निःशुल्क बूस्टर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कल से अगले 75 दिनों तक कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। इस बीच देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 199 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 20,000 से अधिक मामले आए। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर बढ़ती जा रही है। राज्य में कल 386 मरीज मिले हैं। सर्वाधिक 95 मरीज रायपुर जिले में पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2068 हो गई है। वहीं कल 218 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है और लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुंगेली, बेमेतरा, कबीरधाम, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सुकमा, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद सहित 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इस बीच कई जिलों में भारी बारिश के कारण सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। गरियाबंद जिले के पितईबंद एनीकट में 7 युवक महानदी में बह गए। इनमें से 4 युवकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 2 युवक अब तक लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं दुर्ग में शिवनाथ नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मोगरा और घुमरिया जलाशय से करीब 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद से शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर रखा है। दुर्ग के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अरविंद कुमार एक्का ने बताया कि डुबान क्षेत्र वाले गांवों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। महमरा एनीकट पर करीब 9 फीट पानी ऊपर से बह रहा है। दुर्ग में एसडीआरएफ की टीम को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। मोगरा और घुमरिया जलाशय से शिवनाथ नदी में पानी छोड़ने की बात सूचना प्राप्त हुई है। लगभग 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और जल स्तर खतरे के निशान को टच कर रहा है। तो सभी हमारे जो शिवनाथ नदी के किनारे के प्रभावित ग्राम हैं उनको अलर्ट मोड में रखने के लिए तहसीलदारों को और एसडीएम्स को निर्देशित किया गया है। वहीं बीजापुर में पिछले 6 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सीमावर्ती नदी इंद्रावती और गोदावरी का जलस्तर बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 और 63 पर आवागमन बाधित है। भोपालपट्टनम के कोत्तूर, तरलागुड़ा, कांडला सहित अन्य गांव डुबान की कगार पर हैं। प्रभावित गांवों के लोगों तक राशन पहुंचाने के साथ ही सुरक्षित जगहों पर उन्हें ले जाया गया है। छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रशासन लगातार प्रभावितों को सहायता पहुंचाने में जुटा हुआ है। इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं बस्तर के अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार मार्बल से। जी संतोष जी, आज फिर से प्रदेश के कई जिलों में बारिश के लिए रेड अलर्ट और येलो अलर्ट है। ऐसे में क्या एहतियात बरतनी चाहिए और बाढ़ की वहां पर अभी ताजी स्थिति क्या है? देखिए मैम, अभी मैं बस्तर से बात कर रहा हूँ जी। और बस्तर में हमारे 7 जिले हैं। 7 जिलों में जो है अभी लगातार जो है 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। 8 तारीख से जो है खास तौर से देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ बस्तर में बीजापुर और सुकमा और जगदलपुर जी, ये 3 जगहों पे ज्यादा बारिश हुई है। जो हमारा जगदलपुर है खतरे के हिसाब से डेंजर लेवल पार कर चुका था। 8.5 मीटर है, 8 मीटर इसका डेंजर लेवल है और 8.5 मीटर में कल तक इसका बहाव चला इंद्रावती नदी में जी। अब होता क्या है कि इसमें जैसे बाढ़ आने की स्थिति होती तो जो डुबान क्षेत्र होते हैं हमारे बस्तर संभाग में जो है जगदलपुर में 13 जगह डुबान क्षेत्र है। वो जो डुबान क्षेत्र में एहतियात के तौर पे कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार सभी जगह जो है तहसीलदार, पटवारी, आरआई और जो हमारे बाढ़ बचाव की जो टीम है, खासतौर से मेरा जो नगर सेना का जो टीम है और एसडीआरएफ का टीम है, उसको तैनात कर देते हैं। जैसे जैसे वो रोड ब्लॉक करते जाते हैं और दोनों ओर हम लोग जो जवान तैनात करते हैं और बाढ़ बचाव सामग्री के साथ में और आवागमन को पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं। तभी बस्तर भी इस प्रकार से जो है इंद्रावती नदी है और हमारे गणपति रिसोर्ट जिसको हम लोग बोरिया बाहर नाला बोलते हैं, कल कवाची लखमा जी हमारे प्रभारी मंत्री जी भी गए थे देखने के लिए। और कुछ जो निश्चित मात्रा में हमारा है जैसे भेजा पदार बेलगांव, ये डुबान क्षेत्र है। तीसरे जो निरंतर हमारे द्वारा निगरानी किया जा रहा है और अभी ऐसा कोई घटना घटित नहीं हुआ है। एहतियात के तौर पे हम लोग जो है पूरा बाढ़ बचाव सामग्री के साथ में जवानों को तैनात किए हैं और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी जगह जो शरण स्थल बनाया गया है और इस प्रकार से जो है अभी किसी को वहां से सुरक्षित यह घटना घटित नहीं हुआ, सुरक्षित बाहर नहीं निकाला गया है। लेकिन एहतियात के तौर पर हम लोग जो पूरी तैयारी है। खासतौर से अभी बस्तर संभाग में हम लोग देख रहे हैं तो हमारा जो बीजापुर क्षेत्र है जी सर, तो बीजापुर में जो भोपालपट्टनम तक के जो हमारा रेस्क्यू टीम गया हुआ है। 8 तारीख को आपने एक वो न्यूज में भी सुना होगा है, जो 210 कोबरा बटालियन के जवान था जो सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान जो डूब गया था। उसके हमारे जो नगर सेना के जवानों ने जो 4 घंटा अथक प्रयास करते हुए घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से उसके शव को बरामद किया था कि 47 के साथ में। उसका नेतृत्व कर रहे थे हमारे बीजापुर के प्लाटून कमांडर है श्री निर्मल साहू जी। सर उनके द्वारा जो लगातार काम कर रहे हैं। सर, और भी इन जगहों पर प्रशासन के पास क्या योजना है इन हालात से निपटने के लिए? जी देखिए, मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बाढ़ के संबंध में सभी जगह जो है जो कलेक्टर है उनके द्वारा जो शरण स्थल बनाया गया है। जब कभी भी किसी प्रकार से बाढ़ की स्थिति बनती है तो उनको निकालते हैं, निकालने के बाद में एक स्थल पे लाकर उनको रखा गया है और रखने के बाद में उनके लिए खाने पीने, रहने और दवाई वगैरह इत्यादि के सभी जगह जो व्यवस्थित कर लिया गया है।
जी सर, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।